देखिए दोस्तों, एग्जाम में आप लोगों के कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर दो स्टेटमेंट दिया रहता है। एक होता है कथन, दूसरा होता है कारण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। समस्या ये होती है ना कि इन क्वेश्चंस में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। आइए मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना। मैं एग्जांपल भी दूंगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात कि देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक को हम लोग कथन या फिर असर्शन कहते हैं, दूसरे को हम लोग कारण या फिर रीजन कहते हैं, उन्हें करना क्या है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप कथन कारण को भूल जाओ, आप केवल स्टेटमेंट पर फोकस करो। आप ये देखो कि उन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर अगर आपका भाग्य अच्छा रहा तो उन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत निकल जाएगा। अगर गलत निकल गया तो उससे इजी प्रश्न आपके सामने कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फिर जो आपके सामने विकल्प रहता है, अगर आप विकल्प पर ध्यान दोगे, मैं आपको विकल्प भी दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप विकल्प पर ध्यान दोगे तो क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट आपका गलत निकल गया तो इसका आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा। बेहद सिंपल, बेहद इजी क्वेश्चन है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस क्वेश्चन में आपके सामने दोनों स्टेटमेंट सही निकल जाते हैं। फिर आपको यहां पर एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। वो स्टेप ये होता है, अब आप यहां पर ये सोचो कि जो कथन था, जो पहला स्टेटमेंट था, उसके रेफरेंस में जो उसके नीचे रीजन दिया गया, क्या रीजन उससे संबंधित है, क्या उसी कारण के कारण से पहला कथन सत्य हो रहा है। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, बहुत टफ नहीं होता है। जनरली लॉजिक लगाने का प्रयास करो। अगर मैं आपको एक स्टेप और आगे बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है भाई ये इसका लॉजिक है या फिर ये इसका लॉजिक नहीं है, तब तो फिर क्वेश्चन का आंसर निकल गया। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि लॉजिक है नहीं लॉजिक है, फिर क्या किया जाए, तो ऐसे केस में फिर एक ही विकल्प आपके सामने, भगवान का नाम लो। ठीक है, जिस भी गॉड, ईश्वर में बिलीव रखते हो आप, उसका नाम लो और उसको कारण मान के आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताया। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूं आप लोगों को। पहला स्टेप ये कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये फाइंड आउट करो। जहां से आपको ये पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दोनों स्टेटमेंट सही निकले, फिर आप जाओ कथन और कारण पर। कारण क्या वास्तव में कथन का रीजन है? अगर रीजन है तब तो अच्छी बात है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो तो मान करके आ सकते हो। ये मैं आपको एक लास्ट में, सबसे लास्ट स्टेप बता रहा हूं। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ठान ही लिया है और आपको कुछ ना कुछ टिक करना है, तो आप उसको रीजन मान करके आ जाना। ठीक है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि वन एक नवीकरणीय संसाधन है, जो फॉरेस्ट है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, पहला स्टेटमेंट दिया गया। सेकंड कह रहा है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। फॉरेस्ट क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारा। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी बात भी सही है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों का सही निकल गया। अब आपको ये सोचना है कि क्या क्या जो कारण दिया गया है वो कथन का कारण है, कथन का रीजन है। ध्यान समझना भाई, रीजन अपने में एक अलग स्टेटमेंट है, ए अपने में एक अलग स्टेटमेंट में। वन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इस बात को कहीं पर भी सेकंड स्टेटमेंट में डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट उसका लॉजिक नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, सही बात है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का लॉजिक नहीं है। पर्यावरण की गुणवत्ता से और नवीकरणीय संसाधन से कोई रेफरेंस नहीं, कोई मतलब नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जिनका वास्तव में फिर से रिन्यू वो हो सकते हैं। वो पर्यावरण की गुणवत्ता संबंधित उसका लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प। बी विकल्प क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। बात क्लियर हो रहा है? ऐसे आप एक क्वेश्चन यहां पर और देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। मैं इंग्लिश में बहुत समझा दे रहा हूं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है उसका जो डिग्रेडेशन है या फिर तो जो डिक्लाइन रेशियो में, वो भारत के जननांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। पहला स्टेटमेंट सही बात है भाई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पे वन में कुछ ना कुछ चेंजेस, कमी आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि शहरी डेवलपमेंट वहां पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेकंड कह रहा है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। ये बात भी सही है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी जनरली तो फॉरेस्ट एरिया जनरली कम होता है। ये एक निगेटिव रेशियो को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझना, आपने पहले स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान दो तो इसी का लॉजिक सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है कि भाई भारत में वन क्षेत्र का ह्रास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से संबंधित है, जननांकीय संक्रमण संबंधित है, और वही लॉजिक दे रहा है कि जनसंख्या जब वृद्धि होगी तो वन क्षेत्र में क्या होगा, कमी आएगी। ये उसका लॉजिक यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही भी है और आर उसकी सही व्याख्या भी है। ठीक है,
तो आप लोगों को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ प्रश्न ये बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे प्रश्नों पे काम करोगे तो बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को अटेंड करके आ जाओगे। ठीक है, चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में यहाँ पर आया होगा।